नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आफ्टर सेल सर्विस और फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस बाय वेंडर। जब सेलर या वेंडर आपको कोई सामान बेचता है तो कई बार आपको आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है कि एक बार वो बेचने के बाद, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचा है, अगर उसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर आप उसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है, कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो वेंडर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए आपको जो है उसको रिपेयर करके देगा। ठीक है, या हाफ प्राइस पे रिपेयर करके देगा, या जैसे भी। ठीक है, तो ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, मान लीजिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको करके दे रहा है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कहता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती नहीं है। क्योंकि वेंडर जो होता है वो पहले से ही, मान लीजिए उसने कहा है कि अगले 2 साल तक इसमें कोई भी गड़बड़ आएगी तो मैं आपको रिपेयर करके दूंगा। वो जो है पहले से ही इस चीज़ को एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितनी मतलब किस टाइप की रिपेयर गड़बड़ आ सकती है और उसकी रिपेयर में कितना खर्चा लग सकता है। उस खर्चे को वो पहले से ही उस प्राइस के अंदर, जिस प्राइस पे वो आपको सामान बेच रहा है, उसके अंदर इंक्लूड करके आपको बेचते हैं। ठीक है, तो जो आपका परचेज प्राइस होता है वो उसकी एक एस्टिमेट से, कि कितनी एस्टिमेट आ सकती है इस सर्विस की, वो पहले से ही उसको लोड कर देता है। लोड मतलब उसके अंदर पहले से उसको ऐड करके आपको उसी प्राइस पे बेचता है। अब इसमें जो आफ्टर सेल जो भी आपका खर्चा होता है, तो जो वेंडर अपने अकाउंट्स बनाएगा अपनी बुक्स के अंदर, वो उस चीज़ को अलग से शो करता है कि कितनी जो है एक्सपेंस, वो कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है और कितना एक्चुअल में हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको रिपेयर रिजर्व अकाउंट या मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंट में होता क्या है कि सबसे पहले तो ये जो रिपेयर रिजर्व अकाउंट है, रिपेयर रिजर्व अकाउंट को सबसे पहले जो वेंडर है वो क्रेडिट करता है उस अमाउंट से जितना उसने एस्टिमेट किया है कि इतना खर्चा हो सकता है। ठीक है, इस एस्टिमेट को उसने अपने परचेज प्राइस में ऐड कर रखा होगा। सेकंड, इस अकाउंट को डेबिट करते हो आप उतने अमाउंट से जो आपका एक्चुअल खर्चा होता है रिपेयर करने का। तीसरी चीज़, ये जो चीज़ें वो कर रहा है, जो खर्चा है, ये P&L के अंदर ट्रांसफ़र होता है अगर एस्टिमेट एक्चुअल खर्चे से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी जितना खर्चा होना चाहिए था, मतलब आपने ये अज्यूम किया था कि इसकी अगर मैं रिपेयर करूँगा तो पहले साल में 500 रुपये मुझे लग जाएंगे इसको रिपेयर करने में, ये आपका एस्टिमेट था, बट एक्चुअल में रुपये लग गए 300। सामने वाला कुछ गड़बड़ आ गई, मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन बेची थी, कुछ गड़बड़ आ गई जो आपकी सर्विस में है, जो मतलब आपने जो वारंटी दे रखी है उसके अंदर है, और वो आपके पास उसको रिपेयर करने के लिए लाया और उस पर आपके सिर्फ 300 रुपये खर्च हुए। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपके 200 रुपये कम खर्च हो रहे हैं, ये एक तरह से आपकी इनकम हो गई, इनडायरेक्ट इनकम। तो P&L अकाउंट में इनकम जाती है क्रेडिट साइड में, तो हम P&L अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 500 का एस्टिमेट लगाया था, पर एक्चुअल खर्चा आपका वेंडर का, सेलर का 600 हो गया, तो ये जो 100 रुपये आपके एक्स्ट्रा हुए हैं, ये आपका एक तरह से एक्सपेंस लॉस हो गया। तो ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस हम P&L में लॉस हम डालते हैं डेबिट साइड में, तो ये डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, मान लीजिए आपने 2 साल की वारंटी दे रखी है। ठीक है, पहले साल आपने मान लीजिए अज्यूम किया था कि 500 रुपये खर्च आएगा। ठीक है, दूसरे साल आपने अज्यूम किया था 600 रुपये खर्च आएगा। ओके, अगर मान लीजिए पहले साल आपका खर्चा आ जाता है 510 रुपये। ठीक है, तो ये 10 रुपये जो एक्स्ट्रा है, ये 10 रुपये आप क्या करोगे, ये 10 रुपये आप 10 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे शो कर दोगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर खर्चा 490 आ जाता है, तो यहाँ पे ये 10 रुपये बच गए, ये 10 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया, राइट, वेंडर को। अब हम क्या करेंगे, जो पहले साल में अगर आपको मान लीजिए ये प्रॉफिट हो रहा है इस चीज़ के अंदर, इसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होता है कि जब दूसरे साल में मान लीजिए आपको खर्चा, आपने 600 एस्टिमेट किया था, लेकिन आपका खर्चा मान लीजिए हो गया 590, ये 10 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है। इस 10 रुपये की सेविंग को या प्रॉफिट को जब आप P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करोगे, तो आप क्या करोगे, इसमें पहले साल वाली भी ऐड कर लोगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं, हम पहले साल में अगर मान लीजिए आपको सेविंग हो रही है तो उसको हम P&L में ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि आखिरी साल में या नेक्स्ट ईयर में जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर में अगर सेविंग हो रही है उसके साथ जोड़कर हम P&L में एक साथ क्रेडिट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए कि इस साल आप क्यों कैरी फॉरवर्ड करते हो अगले साल के लिए, क्योंकि मान लीजिए अगर इस साल आपको सेविंग होने की बजाय ये मान लो 610 रुपये का
हो जाता। तो 10 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये जो पिछले साल वाला 10 रुपये का आपको सेविंग हो रही थी, हम इसको क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल लेके आए हैं, तो हम इस 10 रुपये से इस 10 रुपये को जो है हमारी एडजस्टमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 500 की बजाय 510 रुपये का होता, 10 रुपये का आपको जो है लॉस हो रहा होता, तो हम इसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे शो कर देते। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री ऐसे बनेगी जैसे मैंने आपको बताया कि हायर सेल की आपको पता है क्या एंट्री होती है, क्योंकि ये वेंडर कर रहा है, ये काम वेंडर का है, तो वेंडर की बुक्स में बनता है। वेंडर की बुक्स में एक आपकी एंट्री होती है सेल की, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल, जितने भी उसने सेल किया। फिर हम क्या करते हैं, उसने जो एस्टिमेट लगाया है उस एस्टिमेट से वो रिपेयर रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो हायर सेल अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट, ये उसका एस्टिमेट था पहले साल का। अब एक्चुअल जो हुआ है उससे हम उसको डेबिट करेंगे। एक्चुअल खर्चा हुआ था पहले साल 380 रुपये, ये उसका टोटल एस्टिमेट है। ठीक है, कि पहले साल 2 साल की उसने गारंटी दी थी, पहले साल का एस्टिमेट उसने लगाया था 300 रुपये का और दूसरे साल का लगाया था 720, दोनों को ऐड करके 1020 आ गया। पहले साल का एस्टिमेट था उसका 300 रुपये का, कि 300 रुपये का खर्चा होगा। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअल से हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो रिपेयर रिजर्व टू बैंक एक्चुअल हुआ है 380, तो ये जो 80 रुपये का लॉस हो रहा है इसको हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर दिखा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिजर्व। सेकंड ईयर आपने 720 रुपये का एस्टिमेट लगाया था और एक्चुअल खर्चा हो रहा है आपका 600, तो रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इतना 600 रुपये का आपका वेंडर का खर्चा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको 720 में से 600 गए, 120 रुपये का आपको बेनिफिट हो रहा है, सेविंग हो रही है, तो इसको हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। और आप रिपेयर रिजर्व अकाउंट बना सकते हो आप इसके अंदर से एंट्रीज की मदद से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके जो एक्चुअल इलस्ट्रेशन है आपका 9th और 10th इलस्ट्रेशन की, क्वेश्चन के अंदर हम इसको किस तरह से करेंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9th को देखते हैं। ठीक है, इसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट होगा जब आपको इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप 6 माही मतलब 6 मंथली आप जो है इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो उस केस में किस तरह की एंट्रीज होती है। और तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि जब आप रिपेयर रिजर्व अकाउंट बनाते हो तो उस केस में आपका कैसे जर्नल एंट्रीज होंगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दे रखा है। कैश प्राइस है 3 लाख, नोट कर लो। हायर परचेज प्राइस है 4 लाख। ठीक है, द मशीन इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, 1 अप्रैल 2015 को आपने सेल किया है। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, ये एक साल है अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, पेमेंट इज मेड इन 4-6 मंथली इंस्टॉलमेंट, 4-6 माही इंस्टॉलमेंट बनती है। 1 अप्रैल 2015 को अगर आपने सेल किया है और 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपको 6-6 महीने की, एक महीने में 2, एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट पे होंगी। एक इंस्टॉलमेंट पे होगी 30 सितंबर को। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे होगी 31 मार्च को। एक इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर 2015 को इसी साल में, दूसरी इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2016 को इसी साल में अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, दो इंस्टॉलमेंट हो गई, टोटल इंस्टॉलमेंट है 4, तो बाकी 2 इंस्टॉलमेंट जाएंगी अगले अकाउंटिंग ईयर में, जो कि होगा 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी 30 सितंबर 2016 और चौथी लास्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी 31 मार्च 2017। ये आपकी 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है, 1-1 लाख, मतलब इंस्टॉलमेंट इक्वल है आपकी 1 लाख, इक्वल इंस्टॉलमेंट। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी अपने पहले ही निकाल लो। क्या एग्री किया गया था, द मशीन विल बी मेंटेन फ्री ऑफ चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए, 2 साल आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, 2 साल के लिए ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तरह से कहने को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, कैसे रिपेयर करेगा वो, द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस वर 10,000 और 25,000। एक्चुअल जो रिपेयर किया गया, ठीक है, एक्चुअल जो रिपेयर किया उसमें उसको खर्चा आया वेंडर को, पहले साल उसका खर्चा आया 10,000 रुपये का, दूसरे साल का खर्चा आया 25,000 रुपये का। पहले साल का मतलब है 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 और दूसरे साल का मतलब है 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017। तो ये आपकी जो एंट्री बनेगी, ये क्योंकि हम ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो ये 31 मार्च 2016 को और 31 मार्च 2017 को। ठीक है,
अब ये कह रहा है दो पास्ट एक्सपीरियंस शोड दैट दे आर 50,000। पास्ट एक्सपीरियंस शोड दैट दे आर 50,000 मतलब उसका जो एस्टिमेट था, जो अपने पिछले एक्सपीरियंसिस के मतलब पिछले सालों में उसको कितना खर्चा हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग उसने जो अपना एस्टिमेट लगाया वो था 50,000 के, उसको 50,000 का खर्चा आएगा। ठीक है, आउट ऑफ विच 7,000 आफ्टर फर्स्ट ईयर, मतलब जो एक्चुअल था, ठीक है, ये जो था 50,000, इसमें से 7,000 पहले साल के हैं। ठीक है, मेंटेनेंस के एक्चुअल खर्चे ये थे 10,000 25,000, लेकिन इनमें से भी ये जो 10,000 है ना, ये पूरा का पूरा नहीं हुआ, ये भी 7,000 का ही हुआ है। तो 7,000 का हम मान के चलेंगे, यानी 3,000 रुपये का उसको यहाँ पे फायदा हुआ था। ठीक है, जो फायदा हुआ है, जो हम प्रॉफिट निकाल के चलते हैं, वो है यहाँ पे 3,000 का, 10 - 7। ठीक है, अब आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है वेंडर की बुक्स में और रिपेयर रिजर्व अकाउंट बनाना है। तो वेंडर की बुक में जो एंट्री होती है वो निकालने से पहले आपने एक चीज़ इस क्वेश्चन में अगर नोटिस की हो तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं दे रखी। इसका मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगी? दो शर्तें, इंस्टॉलमेंट इक्वल है या नहीं, टाइम पीरियड इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट भी इक्वल है 1 लाख की, टाइम पीरियड भी इक्वल है 6 महीने का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हम जो वो वाला नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का रेशो निकालते हैं वो निकलेगा। 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट का मतलब है रेशो क्या बनेगा हमारा 4 3 2 1। टोटल इंटरेस्ट कितना है? हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1 लाख। तो इस 1 लाख को 4 3 2 1 के रेशो में हम बांट देंगे। ठीक है, ये आएगा आपका 40,000 30,000 20,000 और 10,000। ये आपका इंटरेस्ट है जो आप हर 6 महीने में पे करने वाले हो। तो जब आप वेंडर की बुक्स में एंट्री बनाते हो तो पहली एंट्री बनती है सेल की, जिसको जो एंट्री होती है आपकी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट। इसमें हमेशा कैश प्राइस डलता है। जो जैसे आपकी परचेज की एंट्री होती है उसमें हमेशा कैश प्राइस से स्टार्टिंग होती है, सेल की एंट्री कैश प्राइस से स्टार्ट होती है। कैश प्राइस है आपका 3 लाख रुपये। ठीक है, ये एंट्री हो रही है आपकी 1 अप्रैल 2015 को। कोई डाउन पेमेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई डाउन पेमेंट हमारी नहीं हो रही है। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को आपने ये चीज़ खरीदी है, गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, सॉरी बेचे हैं, आप वेंडर हो, वेंडर की बुक्स में बना रहे हो, तो 1 अप्रैल 2015 को हमने सेल की एंट्री दिखा दी। ठीक है, इसी दिन हमारे जो वेंडर हैं उसने रिपेयर रिजर्व के लिए भी अपना एक अकाउंट बनाया होगा। ये दिखा भाई उसने पैसा उसके अंदर डाला होगा ना कि अगर 2 साल की वो वारंटी दे रहा है तो इस 2 साल में इसका जो एस्टिमेटेड खर्चा है वो खर्चा उसने रिपेयर रिजर्व अकाउंट में दिखाया होगा। क्योंकि ये जो 4 लाख उसने मांगे हैं, इस 4 लाख में वो जो उसका एस्टिमेट है, हमारे क्वेश्चन में एस्टिमेट है 50,000 का, ये 50,000 उसने इंक्लूड करके उससे 4 लाख मांगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहने को होता है। ठीक है, तो उस ये भी तो वो दिखाएगा ना अपने अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में, कि मैंने खर्चे के लिए इतना पैसा अलग से मांगा है, इतना पैसा अलग से रखा है रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो रिपेयर रिजर्व अकाउंट की जब एंट्री बनती है तो वो बनती है आपकी सेल अकाउंट डेबिट या हायर सेल्स अकाउंट डेबिट, जो एस्टिमेट होता है टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट। टोटल से एंट्री होती है इसकी, हमेशा याद रखना, टोटल अमाउंट 2 साल का हो, 3 साल का हो, कितने भी साल का हो, टोटल अमाउंट जो आपकी एस्टिमेटेड है। हमारे क्वेश्चन में टोटल अमाउंट एस्टिमेटेड है 50,000, तो ये एंट्री हो जाएगी 50,000 की। ठीक है, 50,000 की एंट्री। अब ये तो हो गई, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। अगर डाउन पेमेंट होती तो यहाँ पे डाउन पेमेंट रिसीव होने की एंट्री होती 1 अप्रैल 2015 की, क्योंकि जिस दिन आपने सेल की है उसी दिन डाउन पेमेंट होती है, तो डाउन पेमेंट भी आपको उसी दिन रिसीव होती है। लेकिन वो कोई एंट्री नहीं है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है, तो 1 अप्रैल 2015 की सिर्फ 2 ही एंट्री हैं, सेल की और रिपेयर रिजर्व की। खत्म बात। अब आती है बात इंटरेस्ट की। ठीक है, क्योंकि जो वेंडर होता है उसकी में मेनली क्या एंट्रीज होती हैं? सेल की एंट्री होती है, डाउन पेमेंट रिसीव होने की, इंटरेस्ट रिसीव होने की, इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की, अगर रिपेयर रिजर्व अकाउंट है तो उसकी एंट्री रिपेयर रिजर्व अकाउंट को P&L में ट्रांसफर करने की, और एक आपकी पहले साल में जो एंट्री होती है सेल को आप क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। ये मेन एंट्री होती है। जो एंट्री बार बार रिपीट होती हैं वो होती हैं इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की और इंटरेस्ट को P&L में डालने की। ये 3 एंट्री आपकी बार बार रिपीट होती है, इंटरेस्ट ड्यू होने की, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की और इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो अब हम आ जाते हैं 30 सितंबर को
जब हमारी पहली इंस्टॉलमेंट हमें मिलने वाली है। 30 सितंबर को क्या क्या होगा, 30 सितंबर को हमारी इंटरेस्ट ड्यू होगा और 30 सितंबर को हमारा इंस्टॉलमेंट मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री। इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री जब हम बनाते हैं तो ये एंट्री बनती है आपकी हायर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, ये आपकी इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होएगा और हायर परचेजर से आपको मिल रहा है, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। पहला इंटरेस्ट आपका पहले 6 महीने का इंटरेस्ट है 40,000, तो ये एंट्री बनेगी 40,000 से, हो गई। अब इंटरेस्ट के बाद आपको इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई होगी। इंस्टॉलमेंट जब आपको मिलती है तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रही है, हायर परचेजर अकाउंट। कितने की इंस्टॉलमेंट है, 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट है हमारी। ठीक है, तो 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट, 1 लाख की ये हमारी इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर को हमें मिल गई। अब तीसरी एंट्री जो होती है वो होती है हमारी इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करने की। लेकिन जब मैंने आपको ये 6 मंथ वाला बताया था कि 1 साल में जब आप 2 बार इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो उसमें एक मैंने आपको चीज़ बताई थी, P&L में इंटरेस्ट की अमाउंट हम हमेशा साल के आखिर में ट्रांसफ़र करते हैं, जिस दिन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी होती है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट साल में 2 बार रिसीव कर रहे हो, 2 बार ड्यू हो रहा है, तो हम उस की अमाउंट को P&L में 2 बार नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, हम सारी की सारी अमाउंट को एक साथ 31 मार्च को ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो 30 सितंबर को कोई भी इंटरेस्ट की अमाउंट P&L अकाउंट में नहीं जाएगी, ये जाएगी आपकी 31 मार्च को दोनों इंटरेस्ट को मिला के। ठीक है, तो 30 सितंबर की हमारी सारी एंट्रीज यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों, एक रिपेयर रिजर्व की एंट्री भी यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि रिपेयर रिजर्व की एंट्री मैंने आपको यहीं बता दी थी 31 मार्च को जाती है, ये भी आपका साल के एंड में होता है। 30 सितंबर 2015 हो गया। इसी अकाउंटिंग ईयर, ध्यान रखना अकाउंटिंग ईयर, इसी अकाउंटिंग ईयर में 31 तारीख को 2016, 31 मार्च 2016 सेम अकाउंटिंग ईयर है। कौन कौन सी एंट्री होगी, एक तो होगी इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री, एक होगी आपकी इंस्टॉलमेंट की एंट्री, एक होगी आपकी रिजर्व रिपेयर अकाउंट में, क्योंकि आप दोनों साल रिपेयर कर रहे हो और आपको दे रखा है कि पहले साल कितने का रिपेयर हुआ है, दूसरे साल कितने का रिपेयर हुआ है। ठीक है, उसकी एंट्री। तो अब देखो, सबसे पहले हम करते हैं इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री। एंट्री वही है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरा इंटरेस्ट, दूसरे 6 महीने का इंटरेस्ट है 30,000, 30,000 से ये एंट्री हो गई। कंप्लीट इंटरेस्ट वाला मामला। अब आ जाओ इंस्टॉलमेंट, दूसरी 6 माह की इंस्टॉलमेंट आपने रिसीव की होगी, तो पैसा आया किससे आया, हायर परचेजर से, क्रेडिट द गिवर। कितने की इंस्टॉलमेंट है, सेम 1 लाख की। अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं होती तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते, पर अभी हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री बनाओ आप, कौन सी बनाओगे, रिपेयर रिजर्व की, क्योंकि इसी साल आपने रिपेयर भी किया है। ठीक है, 31 मार्च 2016 को ये आपने जो रिपेयर किया है उसका एक्चुअल खर्चा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 10,000 रुपये आया था। ठीक है, एक्चुअल, तो ये आपकी रिपेयर रिजर्व की एंट्री बन जाएगी कि आपने रिपेयर किया तो पैसा खर्च किया है रिपेयर रिजर्व के नाम पे। तो रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा गया। ठीक है, कितने का था हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं, 10,000 का एक्चुअल खर्चा हुआ था पहले साल, तो ये 10,000 हमने दिखा दी। ठीक है, लेकिन इसमें बाद में क्या बोला हुआ है, देखो ये देखो क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस शो किया था कि दे आर 50,000। ठीक है, ऑफ विच 7,000 आर फॉर द फर्स्ट ईयर। इस 50,000 में से जो आपने अलग रखे थे 7,000 पहले साल के थे, तो खर्चा आपका 7,000, इसमें क्या हुआ था, खर्चा हुआ था आपका 10,000, लेकिन इस 50,000 में से पहले साल के लिए आपने रखे थे सिर्फ 7,000। जैसे मैंने इस एग्जांपल में हमने ये किया था ना कि आपने पहले साल के लिए आपने रखे थे 300 रुपये, दूसरे साल के लिए रखे थे आपने 720 रुपये, टोटल 1,020 रुपये रखे थे, लेकिन पहले साल के लिए आपने 300 रखे थे और इसमें खर्चा हो गया आपका 380 का, तो 80 रुपये ज़्यादा खर्चा हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आपने 50,000 टोटल रखे थे, इस 50,000 में से पहले साल के लिए आपने 7,000 रखे हुए थे, दूसरे साल के लिए आपने जो बाकी के बच गए 43,000 ये रखे हुए थे। पहले साल का खर्चा हो गया आपका एक्चुअल 10,000 और दूसरे साल का आपका खर्चा हो गया 25,000।
ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके 3,000 का खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, ये आपका लॉस। तो लॉस को हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट, 31 मार्च की एंट्री है ये, टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 3,000 क्लियर। अब कौन सी एंट्री रह गई, अब रह गई हमारी इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफ़र करने की। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी, तो हम P&L अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट की कौन सी अमाउंट आएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट की हमारी दोनों इंटरेस्ट की, इस साल का टोटल इंटरेस्ट, पहले 6 महीने का 40,000, दूसरे 6 महीने का 30,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 70,000। क्लियर। अब एक लास्ट एंट्री रह गई, पहले साल वेंडर जो है अपनी सेल्स की अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, इसमें देखना क्या होगा, ट्रांसफ़र की एंट्री है हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाती है। अब यहाँ पे जो सेल ट्रांसफ़र होनी चाहिए वो कौन सी, कितने रुपए की होनी चाहिए, सोच के देखो। हमने सेल, कैश प्राइस तो 3 लाख था, ठीक है, कैश प्राइस 3 लाख था। हमने जो यहाँ पे सेल दिखाई है वो सेल भी स्टार्टिंग में 3 लाख की दिखाई थी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर सेल हमारी 3 लाख की शो हुई है, बट मैंने आपको पहले ही बताया था जो वो रिपेयर का खर्चा होता है वो वेंडर उसमें ऐड करके दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम उस 50,000 को, जो हमारा रिपेयर वाला खर्चा है, उस 50,000 को हम अलग से शो कर रहे हैं कि इतना हमने रिपेयर के लिए अलग से रखा हुआ था, जिसकी एंट्री हमने ये बनाई थी, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एंट्री बन रही है, इसको भी समझना अच्छे से। स्टार्टिंग में हमने जो एंट्री बनाई थी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट बनाई थी, 3 लाख रुपए से बनाई थी, क्योंकि कैश प्राइस से ही होता है हमारा, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट है ना, जो हायर परचेज जितने रुपए से ज़्यादा वो तो इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट वाले में जो इंटरेस्ट अकाउंट हम बनाते हैं वो पैसा तो इंटरेस्ट में, जैसे यहाँ पे 4 लाख का हायर परचेज था तो आप बेस 4 लाख में रहे हो, लेकिन वो जो 1 लाख एक्स्ट्रा है वो आप हायर सेल्स में नहीं शो कर सकते, वो इंटरेस्ट के नाम का है, तो वो इंटरेस्ट अकाउंट में अलग से डलता है, वो 1 लाख इंटरेस्ट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ कैश प्राइस दिखाते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि वो 50,000 रुपये, वो 50,000 जो पैसा है वो इंटरेस्ट नहीं है, वो 50,000 रुपये आपने जो आप रिपेयर के लिए उसको दिखा रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहे हो, लेकिन वो 50,000 आप उससे लोगे तो सही, तो आप क्या करोगे, उसके प्राइस में इंक्लूड करके लोगे। प्राइस कितना है, 3 लाख, तो वो 50,000 आपने इस प्राइस में इंक्लूड कर रखा है, लेकिन वेंडर अपने लिए, अपने खुद की नॉलेज के लिए क्या करता है, उसको रिपेयर रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करके देखता है कि अच्छा इतना कैश प्राइस था, मैंने इतने की सेल की है, बट इसमें से रिपेयर रिजर्व अकाउंट के नाम का इतना है, तो हम क्या करते हैं, हायर सेल्स अकाउंट में से उतना पैसा रिपेयर रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो पैसा है 50,000, ये हमने जो हायर सेल अकाउंट में परचेज के नाम का हमारे पास पैसा आया था, उसमें से हमने 50,000 उठा के रिपेयर रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो अब मेरे पास हायर सेल अकाउंट में कितना पैसा बच गया, सिर्फ 2.5 लाख। तो जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में एज ए वेंडर, जो मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करूंगी अब हायर सेल्स अकाउंट में से, वो होगा सिर्फ 2.5 लाख, क्योंकि मेरे पास हायर सेल्स अकाउंट में सिर्फ 2.5 लाख ही बचे हैं, क्योंकि मैंने 50,000 रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब हम देखते हैं कि अगली एंट्री क्या होंगी। 31 मार्च 2016 इस अकाउंटिंग ईयर की सारी एंट्री खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद अब आ जाता है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, जो कि है हमारा 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017। तो इस साल अकाउंटिंग ईयर में भी हमें 2 इंटरेस्ट ड्यू होंगे, 2 बार हमारी इंस्टॉलमेंट पे होगी, हमारा रिपेयर का खर्चा होगा, उसका हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और हम इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री इसमें नहीं होगी, वो हम पहले साल ही करके बंद कर देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो इस साल इस अकाउंटिंग ईयर में हम जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी 30 सितंबर
2016 की, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है। 30 सितंबर को हम वैसे ही जो है इंटरेस्ट हमारा ड्यू होगा तो उसकी एंट्री हो जाएगी हायर परचेज टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो जो तीसरा इंटरेस्ट है हमारा वो 20,000 का है, ठीक है। वैसे ही हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट वेंडर को इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज से मिलेगा 1 लाख, ठीक है। अब ये हो गई 30 सितंबर तक की। 30 सितंबर को सिर्फ यही काम होता है। 31 मार्च को जो काम होगा वो एक बार फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो हायर परचेजर टू इंटरेस्ट लास्ट हमारा जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है वो है 10,000, ठीक है। फिर से आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी बैंक टू हायर परचेजर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वेंडर को वो करेगा P&L अकाउंट में ट्रांसफर। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 30,000 से 20,000 पहली 6 महीने का, 10,000 दूसरे 6 महीने का, ठीक है। अब रिपेयर रिजर्व की, रिपेयर रिजर्व में हमारे पास क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेकेंड ईयर में जो हमें एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 25,000 रुपये का, ठीक है। तो 25,000 की हमने एक्सपेंस की एंट्री कर दी रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मैंने यहीं बताया था आपको कि 50,000 आपने टोटल अलग रखा था, पहले साल के लिए 7,000 अलग से रखा था, दूसरे साल के लिए 43,000, लेकिन 43,000 में से खर्च हुए हैं सिर्फ 25,000, यानी जो बाकी के आपके बच गए वो 18,000 आपकी प्रॉफिट हो गया या सेविंग हो गई। तो इसको हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे, रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। और 3 चीज़ें इसमें हमने की हैं इंटरेस्ट वाली, कि अगर हमें इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी है तो इसमें हमें ये वाला मेथड यूज़ करना था। 1 मिनट रुकना, क्या नाम है इसका, इंटरेस्ट प्रोग्रेसिव मेथड, क्योंकि इसमें हमारी इक्वल अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की और हमारा इक्वल ही टाइम पीरियड है 6 महीने का, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट और 2 बार इंस्टॉलमेंट मिल रही है। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट मिलेगी और 31 मार्च को मिलेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ है हमारा रिपेयर रिजर्व अकाउंट का। और एक चीज़ मैं रिपेयर रिजर्व अकाउंट वाली आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में हम 50,000 से कम करके क्यों चलते हैं, क्योंकि देखो हायर परचेज, कैश प्राइस, रिपेयर रिजर्व, ट्रेडिंग। हायर परचेज प्राइस था हमारा 4 लाख, कैश प्राइस है मेरा 3 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट है मेरा 1 लाख, रिपेयर रिजर्व में जितनी की भी आपने रिपेयर की है वो 50,000 की, मतलब आपने एस्टिमेट लगा के अलग से पैसा उठा के जो रखा था साल की शुरुआत में 50,000 रुपये रखा था, ठीक है। और ट्रेडिंग में जा रहा है आपका 2.5 लाख। तो ये 3 लाख की आपने एक्चुअल सेल किया, कैश प्राइस तो 3 लाख था, आपको मिलेंगे 4 लाख हायर परचेज प्राइस के नाम के, पर ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा वो है इंटरेस्ट। तो हम सेल में और परचेज की एंट्री में हायर परचेज प्राइस से नहीं करते, ना हम सेल की एंट्री हायर परचेज प्राइस से करते हैं, ना हम परचेज की एंट्री हायर परचेज प्राइस से करते हैं। जब भी हम एसेट खरीदते हैं तो जब एसेट अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं तो हम कभी हायर परचेज के अमाउंट से शो नहीं करते, हम हमेशा कैश प्राइस के अमाउंट से शो करते हैं, क्योंकि आपकी एक्चुअल पैसा सेल का तो यही है। जो 1 लाख बढ़ के आपका हायर परचेज प्राइस बन रहा है वो 1 लाख आपका इंटरेस्ट के नाम का है। तो हम इंटरेस्ट का एक अलग से अकाउंट बनाते हैं और इसकी हमेशा एंट्री करते हैं और इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो इंटरेस्ट के नाम का जाता है, इसलिए हम इसमें सेल और परचेज में नहीं दिखाते। दूसरी बात, इसमें से इस कैश प्राइस में से आपने रिपेयर के नाम का अलग से रखा है, कस्टमर से आपने ये चार्ज कर लिया होगा। अगर ये रिपेयर का वादा नहीं करता ना तो ये एक्चुअल प्राइस इसका 3 लाख नहीं होता, 2.5 लाख होता, लेकिन क्योंकि वो रिपेयर करके दे रहा है तो आपको कहेगा तो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देगा आपको, वो ऑब्वियस सी बात है, अपना कुछ ना कुछ पिछले सालों के हिसाब से कि पिछले साल मेरा इतना खर्चा हुआ था, उससे पिछले साल इतना खर्चा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अपना एक एस्टिमेट बनाएगा। एस्टिमेट उसका उसने 50,000 बनाया और वो 50,000 वो प्राइस में ऐड करके आपको कैश प्राइस उतना ही बताएगा, ठीक है। तो कैश प्राइस हो गया। इस कैश प्राइस में से रिपेयर रिजर्व के 50,000 उसने अलग से अकाउंट में रख लिए, वेंडर अपने लिए कैलकुलेशन करता है, वो किसी को बताता नहीं है, ठीक है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या शामिल होगा, जब हायर सेल अकाउंट में से इतने तो उसने अलग से निकाल लिए तो हायर सेल अकाउंट में बच गए सिर्फ 2.5 लाख रुपये, तो ये 2.5 लाख रुपये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में भी थोड़ा सा इससे हम आगे जा रहे हैं, मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना ही हमारा एग्जैक्ट सेम है, आपको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो भी एग्जैक्ट सेम है, लेकिन इसके अंदर जो आपका रिपेयर वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा आपको हमें थोड़ा उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एक चीज़ रिपेयर रिजर्व में देखो, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जैसे मान लो फर्स्ट ईयर है और सेकंड ईयर है, अगर फर्स्ट ईयर में जितना आपका एस्टिमेट है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो हम उसको उसी साल एंड में
P&L के डेबिट साइड में दिखा देते हैं। लेकिन अगर पहले साल जो आपका एस्टिमेट है उससे कम खर्चा होता है, यानी पहले साल अगर आपको थोड़ी सी सेविंग हो रही है, तो हम उसको कभी भी P&L में ट्रांसफ़र नहीं करते, हम इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना, अगली बार के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इसमें हम यही वाली चीज़ लेके चलेंगे। दूसरी चीज़ हम ये लेके चलेंगे, चलो मैं क्वेश्चन में ये बता देती हूँ आपको कैसे क्या करना है। 1 जुलाई 2013 है, जनरेटर सेल किया है आपने, आप वेंडर हो, ठीक है, हायर परचेज सिस्टम में कैश प्राइस था उसका 19,000। तो ये चीज़ हम पहले से ही नोट करके चलते हैं क्या क्या है। तो कैश प्राइस है हमारे पास 19,000, ठीक है। पेमेंट फर्स्ट बी मेड 6,000 इमीडिएटली, यहाँ पे डाउन पेमेंट है हमारे पास, उसी दिन डाउन पेमेंट आपने कर दी 6,000 रुपये की, ठीक है। 4 फर्दर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 4 और इंस्टॉलमेंट है हाफ ईयरली, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट है और टाइम पीरियड भी इक्वल है 4,000, ठीक है। इट इज़ अग्रीड दैट द जनरेटर विल बी मेंटेन फ्री ऑफ चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए आप उसको करोगे। पास्ट एक्सपीरियंस शोड दैट 640 विल बी स्पेंड ऑन द मेंटेनेंस फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 1,000 फॉर द सेकेंड ईयर। अच्छा, रिपेयर के लिए 2 साल की आप गारंटी दे रहे हो, ठीक है, रिपेयर करने की। आपने पहले साल के लिए 640 का बजट रखा है अपना, कितना खर्चा होगा, और दूसरे साल के लिए आपने 1,000 रुपये का, यानी टोटल आपने 1,640 अलग से रिपेयर रिजर्व अकाउंट में सेल में से डाल दिए इस 19,000 में से, ठीक है। ओके, एक्चुअल एक्सपेंस क्या हुआ, आपने अब 2 साल खर्चा, 2 साल रिपेयर करने की बजाय किसी वजह से आपने 3 साल रिपेयर कर दी। पहले साल आपने एक्चुअल जो आपका रिपेयर की आपने पहले साल 200 रुपये की रिपेयर कर दी, आपने दूसरे साल 980 रुपये की रिपेयर कर दी, और आपने तीसरे साल 400 रुपये की रिपेयर कर दी, ठीक है। अगर आपकी एक्चुअल रिपेयर आपने 3 साल के लिए की है तो हमें रिपेयर का बजट भी 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा रिपेयर का, क्योंकि आपने जो सेल की होगी तो प्राइस आपका पहले से ही डिसाइडेड हो चुका होगा, रिपेयर का आपका टोटल एस्टीमेट 1,640 ही रहेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने रिपेयर के नाम पे स्टार्टिंग में ही यही प्राइस डिसाइड किया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी 1,640 को हमें 3 साल में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे, एक बार क्वेश्चन देख लो आगे। बुक्स क्लोज होती हैं 31 दिसंबर एवरी ईयर, 1 जुलाई 2013 को स्टार्ट होती है। 31 दिसंबर को ख़त्म होने का मतलब है आपका अकाउंटिंग ईयर बनता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। हमारी बुक स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई 2013 से, तो हम क्या करेंगे, पहला जो साल है हमारा वो है 1 जुलाई 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक। दूसरा जो साल है हमारा वो है हमारा 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014, और तीसरा जो साल है हमारा वो है 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आपको देनी है, और वो भी आपको देनी है कितनी, 4, ठीक है। 4 फर्दर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कब कब जाएंगी, 30 जून, 31 दिसंबर, 30 जून, 31 दिसंबर, ठीक है। ये आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करनी है। सॉरी, एक इस 31 दिसंबर को भी आप पे करोगे, तो ये इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो आपकी इंस्टॉलमेंट जाएंगी हाफ ईयरली 31 दिसंबर, 30 जून, 31 दिसंबर, 30 जून, ये 4 इंस्टॉलमेंट आपकी बनती हैं, ठीक है। 31 दिसंबर को हम सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें ये रिपेयर का पैसा, ये हमारी नई एंट्री है, बाकी तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये 1,640 रुपये हमें 3 साल में कैसे डिवाइड करना है। तो हमारा जो पीरियड बनेगा वो बनेगा, हमारा साल शुरू होता है 1 जुलाई 2013 से, तो एक तो बनेगा आपका 1 जुलाई 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक का, ठीक है। हम 6 महीने का निकाल रहे हैं। दूसरा पीरियड हमारा बनेगा 1 जनवरी 2014 से लेकर 30 जून 2014, ठीक है। फिर 1 जुलाई 2014 से लेकर
31 दिसंबर 2014। और लास्ट हमारा बनेगा तीसरा साल, ये दूसरा साल है, ये पहला साल है, ठीक है। तीसरा साल हमारा है 1 जनवरी 2015 से लेकर आपका आई थिंक जून तक का बनेगा ये, हाँ जून, 30 जून 2015, ठीक है। ये आपका बनेगा थर्ड। जब आपकी इंस्टॉलमेंट पे हो रही हैं, आपका रिपेयरिंग का वाला भी उस हिसाब से ही होगा। तो इंस्टॉलमेंट आपकी 30 जून तक पे हो रही है 2015 तक, तो 30 जून 2015 तक हमने ये कर लिया। अब हमें कैसे बनाना है, क्योंकि ये हाफ है, 6 महीने, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट है एस्टिमेटेड एक्सपेंस की, उसको हम हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे पहले साल के लिए 640 है, तो 640 का हाफ ये हो गया 320, ठीक है। इसमें से हाफ पहले साल में रख दिया आपने, तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ दूसरे साल में अगले 6 महीने में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा इसका 320, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए आपकी अमाउंट है 1000 रुपये आपने रखी हुई थी, इस 1000 का हाफ हम इन 6 महीनों के लिए ले लेंगे 500, तो बाकी का जो हाफ बच गया वो अगले 6 महीने के लिए चला जाएगा 500। तो यानी पहले साल के लिए हमारे पास एस्टीमेट है 320, दूसरे साल के लिए हमारे पास एस्टीमेट है 820, और तीसरे साल का हमारा एस्टीमेट है 500। तो हमने उन्हीं 1640 रुपये को 3 साल में डिवाइड कर लिया इंस्टॉलमेंट के उसके बेसिस पे ही, कि 6 महीने की थी तो हमने 6 महीने के हिसाब से इसको 3 साल में तोड़ लिया, ठीक है। अब पहले साल मेरा एक्चुअल खर्चा हो रहा है 200, दूसरे साल मेरा एक्चुअल खर्चा हो रहा है 980, और तीसरे साल मेरा एक्चुअल खर्चा हो रहा है 400। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने बताया था अगर पहले साल आपकी सेविंग हो रही है तो हम उसको कभी भी P&L में ट्रांसफ़र नहीं करते, हम उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि अगले साल में वो एडजस्ट हो जाए। यहाँ आपका 320 का आपने एस्टिमेट लगाया था और 200 खर्चा हुआ, यानी आपका 120 का सेविंग हो रहा है। इस 120 को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ आपने 820 रुपये का एस्टिमेट लगाया था और आपका एक्चुअल खर्चा हो रहा है 980, 160 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है ना। तो इसको P&L में डेबिट साइड में शो कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे, 160 का आपका लॉस है, यहाँ 120 की सेविंग है, टोटल जो आपका P&L में जाएगा वो जाएगा आपका 40 रुपये का डेबिट। इतना एक्चुअल लॉस आपका 40 रुपये हो गया, और लास्ट में तो आपका कम खर्चा हो रहा है, तो ये 100 आपकी सेविंग है, ये चली जाएगी P&L के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। कैसे बनेंगे, एंट्री बना लेंगे हम, आई थिंक तो आप कर सकते हो, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हायर परचेज टू हायर सेल, हमारा 19,000 की कैश प्राइस थी। हायर सेल टू मेंटेनेंस सस्पेंस लिख दो या रिपेयर रिजर्व लिख दो, सेम चीज़ है। इसमें 1640 रुपये हमने ट्रांसफ़र किए थे 1 जुलाई को, उसी दिन एक डाउन पेमेंट थी 1 जुलाई को ही, तो 1 जुलाई को ही डाउन पेमेंट कर दी हमने। बैंक टू हायर परचेज 6000 रुपये की हो गई। और इंटरेस्ट आपको पता है कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, इक्वल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है, इक्वल ही आपका टाइम पीरियड है, तो हम क्या करेंगे, 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 3 2 1, टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, टोटल इंटरेस्ट बना लो। देखो कैश प्राइस है 19,000, ठीक है। हायर परचेज प्राइस कितना है 4000 की 4 इंस्टॉलमेंट, तो 4 चौक 16,000 तो ये, और 6000 ये डाउन पेमेंट, तो 16 और 6 22,000 हो गया हायर परचेज प्राइस। 22 माइनस 19 3,000 इंटरेस्ट है, 3,000 को हमने इनमें बांट दिया, ये पहले 6 महीने का, ये दूसरे 6 महीने का, ये तीसरे 6 महीने का, ये चौथे 6 महीने का, ठीक है। अब 1 जुलाई को पहला हमारा जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है वो हो रहा है आपका 31 दिसंबर को, ठीक है। तो 31 दिसंबर को ही हम, आपको पता है अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, P&L में ट्रांसफर करते हैं, ये चीज़ याद रखना, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। तो 31 दिसंबर को हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ पहला 1200 रुपये का। 31 दिसंबर को हमें पहले इंस्टॉलमेंट मिली 4000 रुपये की। मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट का पहला खर्चा, ये भी हम 31 दिसंबर को ही करते हैं, 31 दिसंबर को हो गया। इंटरेस्ट को आपने P&L में ट्रांसफ़र कर दिया, हायर सेल्स को आपने ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, इतना कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट वाला P&L में इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने पहले ही बताया फ़ायदा हुआ था, सेविंग हुई थी, इसको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगले साल आ जाओ 2014 में। 2014 में पहला इंटरेस्ट जो आपका ड्यू होगा वो होगा 30 जून को, हर 6 महीने में होना है ना, तो 1 जनवरी से लेके 30 जून, तो 30 जून को हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। 30 जून को ही हमने इंस्टॉलमेंट ले ली, 30 जून की कंप्लीट हो गई। दूसरी आपको इंटरेस्ट करना है दिसंबर में, तो 31 दिसंबर को फिर से हमने इंटरेस्ट ड्यू किया, 31 दिसंबर को फिर से हमने इंस्टॉलमेंट पे की। अब मेंटेनेंस सस्पेंस वाला भी 31 दिसंबर को काम होता है, तो मेंटेनेंस सस्पेंस वाला हमने 980 रुपये का पेमेंट कर दी। अब P&L में ट्रांसफ़र होगा, P&L टू मेंटेनेंस 160 रुपये इस साल का लॉस, 120 रुपये पिछले साल का फ़ायदा, लॉस हमारा बच गया 40, तो 40 रुपये P&L के डेबिट में, ठीक है। 31 दिसंबर को ही हमने इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफ़र कर दिया,
ख़त्म। अब 2015 में आ जाओ, इंटरेस्ट ड्यू हुआ 30 जून को, 30 जून को इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट मिली, और हमने यहीं पे या देखा था कि 30 जून को ही हमें 1 जनवरी से लेकर 30 जून की हमारी ये मेंटेनेंस है, ठीक है। तो 30 जून को ही हमने मेंटेनेंस एक्सपेंस में 400 का खर्चा किया, यहाँ पे हमने P&L में 100 की सेविंग को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट हमारा 31 दिसंबर को ही ट्रांसफ़र होगा P&L में, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा मेन जो टॉपिक है इसके। अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।